Hello citizens and welcome to our show Junior Citizen the Knowledge Seeker where young voices takes the lead and I am Nirali Munjal And my name is Ankita Adhikari. and we are from Government Sarojini Naidu High Secondary Girls School from EFS School Media and today we have our special guest. Hello sir. नमस्ते। नमस्ते सर। सर आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं फिर। मैं चूंकि आपसे परिचय प्राप्त कर चुका हूं और आप बिल्कुल दोनों ने सर। दे भी दिया Yes, इसलिए sir। निराली और अंकिता के साथ आज मैं डॉक्टर विकास दवे। मैं इस समय मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग है और संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी काम करती है जी। और साहित्य अकादमी के डायरेक्टर के रूप में, निदेशक के रूप में मैं इस समय दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ और आप दोनों से आज बात करके बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ये परिचय जब मैं दे रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि आप दोनों टेंशन में आ जाएं, अरे कौन सी अकादमी के डायरेक्टर के साथ बैठे, इसलिए आप लोग फ्री हो जाएं। इसलिए एक बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। मेरे लाइफ के केवल 4 वर्ष यहाँ पर अकादमी के डायरेक्टर के रूप में बीते हैं, लेकिन मेरे 32 वर्ष बच्चों की एक पत्रिका के संपादक के रूप में बीते हैं। हाँ और सर, इसलिए सुना आप है जैसे हमने। बच्चों के साथ बातचीत करना ये मेरे जीवन का सबसे अच्छे क्षण होते हैं और मुझे लगता है कि हम लोग मस्ती मस्ती में कुछ अच्छी सी बातें करेंगे आज। बिल्कुल सर। तो सर हम उस पत्रिका से ही स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सुना है देवपुत्र के बारे में, तो सर उसके स्टार्ट कहाँ से हुआ था और मतलब उसकी जर्नी बताइए आप थोड़ी सी। वास्तव में क्या बहुत वर्ष पहले यानी 1987 में, आप दोनों का जन्म भी तब नहीं हुआ होगा Yes, क्योंकि इस sir। पत्रिका को चलते हुए 40 वर्ष से ज्यादा लंबा समय हो गया है। Okay। तो ये पत्रिका प्रारंभ तो हुई थी एक वार्षिक पत्रिका के रूप में, यानी साल में 1 अंक निकला करता था, जैसे अपने स्कूल्स की स्मारिकाएं निकलती Yes, sir। है, सोवेनियर निकलते हैं, उस तरीके से। बाद में उसके कंटेंट इतने अच्छे थे कि उस पत्रिका को निकालने वाले जो टीम के सदस्य थे उन लोगों को लगा कि बच्चों को ऐसी पत्रिका हर 3 महीने में दे दी जाए, तो वो बाद में त्रैमासिक पत्रिका बनी और फिर बाद में उसको मंथली मैगजीन के रूप में स्टेब्लिश किया गया। क्या बात है। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके कंटेंट के कारण से उसको इतनी स्वीकार्यता मिली बच्चों की और बच्चों ने इतना पसंद किया Yes, sir। कि उस पत्रिका ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सर्कुलेशन का। 3,71,000 3,71,000 Great। पर मंथ। तो ये जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और पत्रिका में सामान्यतया सामग्री तो आप जैसे बच्चों से जो मिलती है, Yes, sir। कविताएं, कहानियां, लेख लिख करके जो बच्चे Yes, भेजते sir। थे वो, और बाल साहित्यकारों से हम अच्छी सामग्री लिखवा करके बच्चों को देते थे। तो ये कुल मिला करके उस पत्रिका का इतिहास है और पिछले 3-4 वर्षों से मैं उस पत्रिका के साथ साथ यहाँ पर साहित्य अकादमी के डायरेक्टर का काम भी सर इट्स ग्रेट। सर जैसे कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था एंड सर उसके जैसे आपने बताया बच्चे अलग अलग कहानियां और कविताएं भेजते थे, तो सर आपको कैसा क्या एक्सपीरियंस था कि बच्चों के साथ लगाव सा, क्योंकि जैसे कि पहले वो हर साल आती थी, फिर त्रिमाही, फिर हर महीने, तो हर महीने नई कहानी नई चीज के साथ वापस आना, सर वो कैसा था? बहुत अच्छा अनुभव रहता था। और निराली जैसे अभी हम लोग बैठे हैं बातचीत Yes, कर रहे हैं, sir। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप कल्पना करिए कि पर डे पोस्टमैन हमारे ऑफिस में 2 या 3 बार आता था, इतनी डाक हमारे पास आती थी क्योंकि बच्चों का मामला और पूरे देश भर के बच्चे लिख करके भेजते थे। इतना सर्कुलेशन होना, यानी आप लोगों को मैं बताता हूँ क्योंकि मुझे अभी पता लगा था कि अंकिता ने बताया कि वो एक फील्ड में जाना चाहती है तो दूसरे फील्ड में निराली जाना चाहती है और उसमें से निराली की चॉइस पत्रकारिता की। इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूज़पेपर होता है, यस सर। न्यूज़पेपर की रीडरशिप 1 डे की होती है, 1 दिन की, Okay। जबकि जो मंथली मैगजीन होती है उसकी मिनिमम एज जो होती है वो
वो 1 मंथ होती है। ओके। लेकिन उसके बाद भी आपने सबने अनुभव किया होगा, बच्चों ने, मैंने भी अनुभव किया कि हमारे यहाँ जो पत्रिका आती है वो पत्रिका हम तारीख देख करके 1 महीने में रिजेक्ट एक नहीं महीने में करते, रद्दी में नहीं reject डालते सही हैं। बात है सर। तो जब हमारी टेबल पर पड़ी रहती है तो औसतन एक पत्रिका को 10 से लेकर 20 लोग तक पढ़ते हैं। Yes, हमारे sir. परिवार के सदस्य भी पढ़ते हैं, जो आता है वो उठा करके देखता है। कई बार वो पत्रिकाएं दूसरों को आप जब गिफ्ट कर देते हैं, करना भी चाहिए। जी Yes, तो sir. उसके बाद उसकी रीडरशिप और बढ़ जाती और है। बढ़ जाती है। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि इतने सारे बच्चे रचनाएं भेजते हैं, पत्र लिखते हैं। तो इतने बच्चों से पहले चिट्ठियों के माध्यम से मिलना होता था। फिर हमने कहा कि भाई आप जैसे प्यारे बच्चों से आमने सामने बातचीत नहीं होती है तो मजा नहीं आता है। Yes, sir. तो हमने क्या किया कि उन बच्चों को कहानी लिखना, कविता लिखना सिखाने के लिए कुछ सेमिनार करना शुरू किए, कार्यशालाएं। Yes, sir. उसके माध्यम से हम इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के सामने पहुंचे। इन्हें हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था बच्चों से, सीधी बातचीत होती थी। और इस सीधे संवाद में आप दोनों शायद कल्पना भी न कर सकें। यानी आपको बताऊंगा तो आश्चर्य होगा कि मैंने कहानी लेखन में, चूंकि बच्चों की कहानियां लिखता था, Yes, sir. तो कहानी लिखना सिखाना बच्चों को, तो कितनी बड़ी कार्यशालाएं की। तो मैंने एक कहानी लेखन कार्यशाला की थी, उसमें 15,000 बच्चे थे। 15,000। जैसे भागवत कथाएं होते हुए देखते हैं ना हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों में, तो एक बहुत बड़े गार्डन में बच्चे अपने अपने रफ पेड और पटिए लेकर के और बगीचे में बिखरे हुए, सब दूर स्पीकर्स और माइक लगे हुए, एक मंच पर मैं था और सीधे बच्चों से बातचीत हो रही थी। उससे लेकर के हमने ऐसी कार्यशालाएं भी की जिसमें केवल 10 बच्चे थे। वाह। तो छोटे से लेकर बड़े तक क्या सब बात है। संख्या के बच्चों के साथ हमारा सीधा संवाद होता था। मूल बात जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो 32 साल का पीरियड मेरा बीता, Yes, sir. इस 32 साल के पीरियड में कितने बच्चों से मेरा सीधा संवाद हुआ होगा, इसकी आप कल्पना करिए। कम से कम 7 से 8 लाख बच्चों के साथ सीधा संवाद हुआ। वाह। और इसलिए, और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में होते थे। इंदौर चूंकि हमारा पत्रिका का कार्यालय था, Yes, sir. तो हम लोग लगातार पूरे भारत में घूमते थे। वाह। यानी आप समझिए कि राजस्थान भी हमारा जाना होता था, गुजरात जाना होता था, हरियाणा जाते थे। और तो और उन राज्यों में भी हमारी कार्यशालाएं होती थी जहां पर हिंदी बोली नहीं जाती। वाह। केरल में मुझे बहुत अच्छा याद है कि आपकी जैसी प्यारी प्यारी बेटियों के साथ एक बच्चियों का रेसिडेंशियल स्कूल था। वाह। तो उस स्कूल में हम लोग गए थे और इतना अच्छा लगा कि वहाँ की बेटियां सब हिंदी सीखना चाहती हैं, हिंदी बोलना चाहती हैं और हिंदी लिखना चाहती हैं। तो उन सब के साथ हम बैठे, बातचीत हुई। तो जैसे आप सबके साथ बातचीत हो रही है वैसी चर्चा उनके साथ भी होती रही। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे मैंने रिसर्च किया था आपके बारे में थोड़ा सा, तो मेरे को पता चला था आपने आकाशवाणी में भी स्टोरी टेलिंग करी है चिल्ड्रंस के लिए। तो आप इंस्पायर कैसे हुए? आपको किसी ने इंस्पायर किया या आप खुद से इंस्पायर हुए कि मेरे को बच्चों के लिए बुक पब्लिश करनी चाहिए, इतनी सारी पोएम्स वगैरह लिखनी चाहिए, बच्चों से इंटरेक्शन करना चाहिए? दरअसल हुआ ये कि मैं मेरी लाइफ का जो कहना चाहिए एक जो यात्रा थी, जी उस यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, जिसको कैरियर कहते हैं आप लोग, है ना, तो कैरियर की शुरुआत हुई थी मेरी शिक्षक के रूप में। ओके। तो चूंकि मैं स्कूल में पढ़ाता था, आप जैसे बच्चों के साथ सीधा इंटरेक्शन करना ये मेरा काम ही था। जी वह सब करते करते धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के बीच में मन रम गया था। जी तो जब कैरियर में चेंज करने का समय आया तो सीधे पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं प्राचार्य हो गया था, इंदौर पहुंचा प्राचार्य होकर के। तो बच्चों की पत्रिका में संपादक के रूप में काम करने का ऑफर मुझे मिला था। जी। और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि मैं जब पीरियड में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ जी तो ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 तक बच्चे मेरे सामने होते हैं। जी। लेकिन जिस पत्रिका का लाखों में सर्कुलेशन है, उस पत्रिका के संपादक के रूप में जब मैं बोलूंगा तो जी। ये जरूर होगा कि आपकी तरह बच्चे मेरे सामने नहीं बैठे होंगे, जी। लेकिन मेरी कही हुई बात को करोड़ों बच्चे सुनेंगे। जी Yes, ये मेरे लिए एक प्रकार का उत्साह बढ़ाने वाला तत्व था और इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। जी जब बच्चों की पत्रिका से जुड़ा तो स्वाभाविक रूप से मैंने बच्चों का मनोविज्ञान पढ़ना शुरू किया। जी तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, उसके बाद फिर बाल साहित्य के बारे में पढ़ना शुरू जी, किया। सर। जी फिर मैंने वहां पर हम लोगों ने एक बाल साहित्य का रिसर्च सेंटर तैयार किया। जी। तो जैसे आपने कहा कि आप मेरे बारे में रिसर्च करके आई हैं, हम आपके लिए लिखे हुए साहित्य का रिसर्च करते थे। तो वहां पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से जिन लोगों को बाल साहित्य में पीएचडी करना होता था, जी वो रिसर्च स्कॉलर्स हमारे यहाँ उस सेंटर पर आते थे। तो धीरे धीरे बाल साहित्य ये मन में घर बना करके बैठ गया एक तरह से। जी फिर चूंकि बच्चों के साथ सीधे पत्रिका के माध्यम से जुड़ा हुआ था तो कुछ लिखना चाहिए। अब मुझे कविता लिखना आती नहीं थी, हो सकता है कि आप दोनों लिखते हो कविता, लेकिन मैं लिख नहीं पाता था।
था, तो मुझे लगा क्या करना चाहिए, तो मैंने कुछ लेख लिखना शुरू किए, कुछ यात्रा वृत्तांत लिखना शुरू किए, कुछ रेखा चित्र लिखना शुरू किए। रेखा चित्र साहित्य की एक विधा होती है, यस है ना। रेखा चित्र शब्द से हमको कई बार लगता है कि ये पेंटिंग की कोई विधा होगी, जी, लेकिन yes, वो पेंटिंग नहीं होती है। इन्हें इस ढंग से लिखना कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने पूरा एक चित्र बन जाए, इमेज बन बिल्कुल जाएगा। जीवंत चित्रण जिसमें होता है उसको रेखा चित्र कहते हैं ना। तो मैं वो भी लिखता था, पत्र विधा में लिखता था। तो आपके जैसी एक प्यारी सी बेटी है मेरी, तो वो छोटी थी, तो वो कहती थी कि आपके पास इतनी सारी चिट्ठियां आती है, मुझे पत्र क्यों नहीं मिलते। तो मैंने कहा चलो मैं तुमको पत्र लिखूंगा। तो वो कहती थी, छोटी थी, तो वो कहती थी मुझे एक कहानी लिखा करना आप पत्र में। जी तो मैं उसको हर बार जब पत्र लिखता था तो उसमें एक कहानी लिखता था छोटी सी, जो थोड़ी प्रेरणा देने वाली हो, है ना। तो इस तरह की मोटिवेशनल लेटर्स का एक फिर संग्रह तैयार हुआ। तो मेरी जो पहली किताब आई थी, जो छपी थी बाल साहित्य की, वो थी पाती बिटिया के नाम। उसमें वो सारे बेटी के नाम पर लिखे हुए पत्रों का संग्रह था। तो धीरे धीरे ये सब होने लगा। आकाशवाणी वालों को पता लगा कि मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ, तो उन्होंने बाल सभा में बुलाना शुरू किया। तो फिर एक बार जुड़े तो आप समझिए कि 1992 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, लगातार मेरा बच्चों के लिए बोलने के लिए जाना होता रहता है आकाशवाणी में। तो बच्चों को तो कहानी सुनना अच्छा लगता है, इसलिए कहानी सुनाता हूँ। इट्स इनक्रेडिबल। बहुत मस्त लगा मेरे को तो सुन के मज़ा ही आ गया। सर मेरा एक और डाउट था कि जो आपने बताया कहानी आपको पहले लिखनी नहीं आती थी, आप थोड़े कंफ्यूज थे कि कैसे लिखते हैं, तो आपने शुरुआत कैसे करी? कहानी लिखना, कविता लिखना, ये सब कैसे शुरुआत करी इसकी? कविता तो मैंने नहीं लिखी, कविता आज भी नहीं लिखता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं जब आप लोगों से बातचीत करता हूँ ना, बच्चों से तो कहता भी हूँ, जब कार्यशाला के लिए जाता हूँ, है ना, तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों को लिखना शुरू करना है तो कई बार क्या होता है, बच्चों की रुचि कविता लिखने में ही ज्यादा रहती है। तो और उसका कारण मुझे पता है, क्योंकि आप लोग फिल्में देखते हो तो फिल्मी गीत हमको प्रभावित करते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे कुछ उर्दू के शब्द उसमें डालेंगे, जबकि उर्दू के शब्दों के अर्थ ही नहीं पता होते बच्चों को। उससे भी ज्यादा गड़बड़ ये होती है कि वो श्रृंगार की और प्रेम के गीत लिखने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपके विषय क्या है? आपके विषय तितली हो सकती है, आपके विषय नदी हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, है ना, चांद सितारे ये हो सकते हैं। आपकी कल्पना ज्यादा से ज्यादा जब दौड़ेगी तो आपको कोका कोला का झरना दिखाई देगा, आपको चॉकलेट के पेड़ दिखाई देंगे। तो कल्पना का उपयोग करते हुए कहानी लिखना, क्योंकि बच्चों को तो वही पसंद आती है। तो मुझे भी लगा कि मैं चूंकि कविता लिख नहीं सकता तो इसलिए कहानी लिखना चाहिए। और जब मैंने कहानी लिखना शुरू की तो प्रारंभ में मुझे कैसा लगता था, आप लोगों को भी शायद ऐसा लगता होगा कि पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं तो कभी बंदर होता है, चूहा होता है, कछुए खरगोश की दौड़, सब दिमाग में बैठे हुए हैं अपने, बिल्कुल, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि केवल प्राणी जगत के पात्र होंगे, वही बच्चों की कहानी होगी। लेकिन फिर बाद में लगा कि ऐसा जरूरी तो नहीं है। आज के युग के आपकी पीढ़ी के बच्चे भी तो कहानी के पात्र हो सकते हैं, है ना। और फिर मैं जब आप जैसे बच्चों से बात करता था तो मैं उनसे कहता था कि क्या जरूरी है कि हम ऐसे पात्रों का चयन करें जो आपको लगता है कि समाज में बहुत बड़े हैं, कोई धनी सेठ है, कोई उद्योगपति, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना हम कि वो कोई सिंघानिया है, कोई मिस्टर अरोरा है, वो कार से उतर रहे, लग्जरी, है ना, BMW से। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपकी कहानी का जो हीरो और हीरोइन है, नायक और नायिका है, वो बर्तन मांजने के लिए आने वाली हमारे घर की बाई क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सर, वो भी तो अच्छे काम करती है। और वो बाई जब हमारे घर पर काम करने के लिए आती है, झाड़ू पोंछे के लिए, उसके साथ अगर एक छोटी बच्ची आती है, क्या हमारी कहानी की मुख्य नायिका वो नहीं हो सकती क्या? है ना। तो मैंने लगातार फिर कोशिश की कि इस तरह की कुछ कहानियां लिखना शुरू करूं जिसके नायक और नायिका हमारे आसपास के हों, आप आसपास के। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि उत्तर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने पहली बार अपने भारत के किसी राष्ट्रपति ने बाल दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के बच्चों के नाम संदेश दिया। पहली बार ऐसा हुआ। अपने किसी राष्ट्रपति ने आज तक ये काम नहीं किया था, लेकिन जानते हैं कि कलाम साहब तो बच्चों को कितना लाड करते थे, स्नेह करते थे। तो उसमें उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए, सामान्य बच्चों को तो सब प्यार करते हैं, आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे आते हैं तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी समाज में ऐसा होता है कि जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे जिनको हम लोग कहते हैं, है ना, उनको इन दिनों हमने इस तरह के शब्द प्रयोग करना बंद कर दिया। धीरे धीरे बातचीत में हम कहते हैं कि उनको विशिष्ट बच्चे बोलना, है ना। तो डिसेबल्ड नहीं है वो स्पेशल स्पेशल है। तो ऐसे स्पेशल चाइल्ड्स जो हैं, ऐसे बच्चे दरअसल देश की धरोहर है।
यस जी हमारे हमारे देश की तिजोरी में रखे हुए हीरे जवाहरात हैं। जी बिल्कुल तो उनको भी केयर करना, उनकी चिंता करना, उनके साथ भी उतना ही अच्छा व्यवहार करना जितना अच्छे बच्चों के साथ हाँ, करते यस हैं। सर जी तो ये इतनी मार्मिक बात कही उन्होंने उस दिन संदेश में, तो आकाशवाणी वालों ने कहा कि आप ऐसा करोगे, एक कहानी इस पर लिखो। जी तो मैंने तुरंत फिर बैठ करके एक कहानी लिखी। तो मैं ये बता रहा था कि कहानी के जो हीरो हीरोइन होते हैं, जी उस कहानी की हीरोइन जो थी वो एक ऐसी ही स्पेशल चाइल्ड थी, वाह, बिटिया थी, वाह। और वो सामान्य भावनाएं रखती है। तो जी। वो जो बच्चा जो था, जी उस बच्चे को वो भैया मानती थी, पड़ोसी का ओके, बेटा जी। था, उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था। जी तो वो बच्चा खेलते खेलते मुंडेर के पास में गिरने वाला रहता है, ओ और उसको सब कहते हैं कि अरे ये तो पागल है, पागल है। बाकी साथ जी, के बच्चे मजाक जी। उड़ाते हैं। सीमू नाम है उस बच्ची का। ओके। लेकिन अनायास ऐसा होता है कि उस भैया को एकदम से वापस टेरेस की तरफ धक्का देकर के गिरने नहीं देती, जी लेकिन उसका खुद का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। ओ और अस्पताल में जाकर के फिर वो भैया कहता है कि आज से ये मेरी बहन है, और जी। अब पापा से बात करके, पापा चूंकि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए जी। पापा से बात करके मैं अपनी बहन का इलाज करवाऊंगा, वाह। कैसे वो अच्छी होगी, कैसे इसकी मैं चिंता जी। करूंगा। तो ये एक छोटा सा कथानक रचा था। तो इस तरह से हम लोग कल्पना की कहानियां भी रचें, जी। लेकिन वो कहानियां ऐसी होना चाहिए कि अपने आसपास की हो। आसपास के जी। लोगों, सही है ना? बात है सर। तो ऐसी कहानियां आप सब भी लिखा करिए, और अपना जो जूनियर सिटीजन्स के माध्यम से जितने जी। बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, उन सब बच्चों से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह जी। की कहानियां, इस तरह की कविताएं लिखें, जिसमें अपने आसपास के लोग हीरो हीरोइन Yes, बन sir. करके जी। उभरे। सब बिल्कुल लिखेंगे। जूनियर सिटीजन्स आपकी धरोहर आपके साथ है, तो बिल्कुल लिखिए आप। बिल्कुल। तो सर जैसे हमने देवपुत्र के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली। जी। सर अब आपके हम डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हाँ। आप डायरेक्टर हैं। तो सर आपके डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हम कहें तो? इसका जैसा नाम है साहित्य अकादमी, जी। Yes, तो sir. स्वाभाविक रूप से ये साहित्य के लिए काम बिल्कुल, करती है, जी। और एकेडमी जिस ढंग से काम करती है, चूंकि ये सरकार का एक उपक्रम है, जी तो मध्य प्रदेश शासन 3, 4, 5 प्रकार के काम करता है इसके माध्यम Okay, से। sir. सबसे पहला काम आप लोगों के काम का है, वो जी ऐसे रचनाकार जिनकी जीवन में कोई पुस्तक नहीं छपी, जैसे आप Okay. कहानी लिखते हैं, जी। कविता लिखते हैं, लघु Yes, कथा, sir. शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। जी। अब आपके पास लिखते लिखते ढेर हो गया, इकट्ठा हो गया, अब जी। 50 कहानियां हो गई, 100 कविताएं हो गई। तो हर किसी की, लिखने वाले की इच्छा होती है कि एक किताब छपना चाहिए। Yes, sir. तो ऐसे रचनाकार जिनकी कोई पुस्तक नहीं छपी है, उनकी पहली पुस्तक छापने के लिए हम लोग अनुदान देते हैं। वाह। इसको हम यहाँ पर कहते हैं प्रथम कृति अनुदान योजना। पहली कृति जब छपती जी। है तो उसके लिए अनुदान देना। फिर बड़े बड़े साहित्यकार भी लिखते हैं, उनकी किताबें पूरे देश भर में छपती रहती है, प्रकाशक छापते जी। हैं। तो ऐसी छपी हुई किताबों पर सम्मान और पुरस्कार देना। तो ये पुरस्कार 1,51,000 के होते हैं Okay. एक कृति पर, और ऐसे 36 सम्मान हर साल हम देते हैं। वाह। जी तो अलग अलग विधाओं में होते हैं, कोई ललित निबंध लिखता है, कोई कहानी लिखता जी। है, कोई कविता लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई संस्मरण और रेखा चित्र लिखता है। तो अलग अलग विधाओं पर आधारित होते हैं। इसमें बोलियों के भी सम्मान है। ओके। मध्य प्रदेश में 6 बोलियां होती है, आपको बताऊं मैं, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली और बघेली। ये 4 तो अलग अलग अंचल में बोली जाती है, और 2 जनजातीय बोलियां हैं, भीली और गोंडी। तो इन 6 बोलियों में जो लिखते हैं उनके लिए भी सम्मान की व्यवस्था है। तो ओके। दूसरा काम हो गया, पहला काम पुस्तकें छापना, Yes, जिनकी जी। कोई किताब नहीं छपी। जी। दूसरा काम हो गया छपी हुई पुस्तकों पर सम्मान देना, सम्मान है ना? देना। तीसरा हमारा काम होता है जो अच्छी किताबें छप करके आई है उन पर चर्चा करना। चर्चा। चर्चा तो करना। हमारा पाठक मंच होता है। तो पूरे मध्य प्रदेश में 140 सेंटर है हमारे। वाह। तो उनको हम अच्छी किताबें खरीद कर देते हैं, जी और उन किताबों को पहले वहाँ के ग्रुप के लोग 15, 20, 25 लोग पढ़ते हैं, और वो 20-25 लोग बैठ करके उस किताब पर, उसके विषय पर बातचीत करते हैं। ओके। तो ये एक उपक्रम भी हम लोग लगातार करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे काम है। अकादमी मध्य प्रदेश में जन्मे ऐसे जो बड़े साहित्यकार हैं जो अब दिवंगत हो गए, तो उनके स्मृति प्रसंग भी बनाती है। मैं अगर पूछूंगा तो शायद समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में जो बड़े नाम हुए, Yes, जी sir. माखनलाल चतुर्वेदी का नाम हम सब ने सुना है, Yes, पुष्प sir. की अभिलाषा, बिल्कुल। जी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, जी, है ना, जी। उस पथ हाँ, पर सुना तुम है। देना फेंक। सुभद्रा कुमारी चौहान, वो मध्य प्रदेश में रही। Yes, वीरेंद्र मिश्र मध्य प्रदेश में रहे। हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, खुद बहुत अच्छे कवि थे, जी वो ग्वालियर के थे, है ना। हाँ। और पंडित राम नारायण उपाध्याय जी, वो खंडवा के थे। तो कहने का मतलब जितने, एक नाम और आपको बताता हूं, महाकवि प्रदीप बड़नगर से थे, उज्जैन के, जी, उज्जैन और के। हजारों गीत लिखे उन्होंने, और उनके लिखे हुए गीत फिल्मों में उपयोग में आए।
वाह। और आपको केवल एक गीत बताऊंगा तो आप कहेंगे कि अरे वाह, इतना सुंदर गीत लिखा महाकवि प्रतिम ने। ये मेरे वतन के लोगों, ओ सबसे सुंदर गीत उनका है ना। बहुत सुंदर और है। संतोषी माता फिल्म आई थी, उसके गीत भी जी। उन्होंने लिखे थे। प्रदीप के भजन भी बहुत सारे प्रचलित हैं, जो गैर फिल्मी भजन है। जी। तो हजारों गीत उन्होंने लिखे। तो ऐसे जो रचनाकार हैं जो अब रहे नहीं, हाँ। जी। मृत्यु हो गई उनकी, तो उनकी स्मृति प्रसंग भी हम लोग मनाते हैं। तो ये भी एक काम है, और ये कम संख्या में नहीं है। ऐसे 350 कार्यक्रम हम साल भर के करते हैं, वाह। यानी लगभग 365 दिन होते हैं साल के, Yes, sir. और 350 कार्यक्रम हम लोग संपन्न करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम होता है, आप जैसे युवा बच्चों को लेखन के टिप्स देना, ओ उसको हम कहते हैं युवा रचनाकार कार्यशाला। जी। तो ऐसी कार्यशालाएं भी होती है, कभी स्कूल गोइंग बच्चे उसमें आते हैं, कभी कॉलेज गोइंग बच्चे आते हैं, और उन बच्चों को हम अलग अलग विधा का लेखन सिखाते हैं। तो विद्वानों को बुलाते हैं, कविता की कार्यशाला है तो 4-5 कवियों को बुलाया, कहानी की जी। कार्यशाला है तो कहानीकारों को बुलाया, और वो फिर बच्चों के साथ बातचीत करके और कार्यशालाओं को संपन्न करते हैं। तो ऐसे कुछ काम है, और भी कुछ है, लेकिन उत्तर लंबा होगा, इसलिए अभी इतना ही बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत काम आप कर रहे हैं और बच्चों को जी। आगे बढ़ाने के लिए। सर हमें पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। इतने सारे मतलब 350 हाँ। डेज आप स्मृतियों पे। तुम पत्रकारिता में जाना चाहती हो, इसलिए एक जानकारी और दे देता बिल्कुल हूँ। सर, इस बिल्कुल। अकादमी की एक पत्रिका भी छपती है, उसका शीर्षक है साक्षात्कार, ओके। इस नाम से, पर वो बड़ों के साहित्य के लिए है, जी, है ना। साक्षात्कार। और साक्षात्कार किसको कहते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, हाँ। इंटरव्यू। इंटरव्यू। लेकिन उसमें केवल एक इंटरव्यू होता है। ओके। पत्रिका का नाम साक्षात्कार है, लेकिन उसमें कहानियां भी छपती है, कविताएं भी छपते हैं, लेख भी छपते हैं, सब, जी। है ना। तो साक्षात्कार पत्रिका का प्रकाशन भी साहित्य अकादमी करती है। ये वाह। एक और जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, और वो भी बहुत मंथली मैगजीन खूबसूरत है, सर, है ना? बहुत खूबसूरत। सर मेरा एक सवाल था, आपका डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव क्या है? जैसे आप ये मैगजीन वगैरह, कहानी जो आप ये पब्लिश करते हैं, बुक पब्लिश करते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये जो बुक जाती है बच्चों तक के, उनको किस तरह का मैसेज मिले, कि वो एक मैसेज मिले उन्हें और वो अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट लेकर आए? आपके प्रश्न में दो चीजें हैं, जी। है ना। आपने जो प्रश्न किया है वो स्वाभाविक इसलिए है कि आप खुद बच्चे हैं। जी। आपने कहा कि बच्चों को क्या प्रेरणा मिले, जी, है ना। हम प्रेरणा। आखिरकार कोई साहित्य बच्चों को देना चाहते हैं, तो पहली चीज तो ये कि साहित्य अकादमी बच्चों के साहित्य के लिए काम तो करती है, जी। लेकिन उसके लिए हमारी एक अलग से विंग है, बाल साहित्य सृजन पीठ हम उसको कहते हैं। ओके। साहित्य अकादमी जो मूल काम करती है वो बड़ों के साहित्य के लिए करती है, ओके। लेकिन बाल साहित्य सृजन पीठ के माध्यम से हम बच्चों की ऐसी पुस्तकें तैयार करते हैं जो बच्चों को प्रेरणा दे सके, जी। उनके लिए मोटिवेशनल हो। तो ऐसी पुस्तकें तैयार करने के लिए हम बाल साहित्यकारों से भी बातचीत करते हैं, बच्चों के साथ भी हमारा सीधा संवाद होता जी। है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म इसके अंतर्गत काम करता है। ओके। यानी हमारे यहाँ पर 4 सृजन पीठ हमने बना जी। रखी है। तो निराला सृजन पीठ भोपाल में काम करती है, जी। प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में काम करती है, जी। एक मुक्तिबोध सृजन पीठ है वो सागर में काम करती है, ओह। और बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में काम करती है। जी। ये चारों सृजन पीठ साहित्य अकादमी का हिस्सा है, साहित्य जी। अकादमी के अंतर्गत काम करती जी। है ना। और इनके माध्यम से हम फिर बच्चों के साहित्य के भी काम करते हैं, और काम वही है जो आपने कहा। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि बच्चों को ऐसा ही साहित्य दिया जाना चाहिए जो उनके जी। जीवन में काम आए, जी। है ना। कई बार कैसा होता है ना, मैं कई बार बच्चों को भी कहता हूँ कि जैसे मान लो आप कविता लिखते हैं, जी। तो कविता लिखने के लिए हम एक साहित्य में शब्द प्रयोग करते हैं, सामाजिक सरोकार। ओके। सामाजिक सरोकार क्या होता है, समाज के लिए इस कविता की उपयोगिता कैसी है। तो मैं कई बार मजाक में उदाहरण देता हूँ जी। कि मान लो कि गधे ने खेला क्रिकेट, भालू ने लिया विकेट, ऐसी जी। एक हास्य रचना लिखी, तो मजा तो आता है। Yes, yes. लेकिन गधे ने खेला क्रिकेट और भालू ने लिया विकेट, इसका फायदा क्या मिलने वाला है बच्चे को, है ना। जी। तो सामान्यतया बाल साहित्य में ऐसी रचनाएं होना चाहिए जी। जिससे बच्चे को जीवन मूल्य मिले। जी। जैसे बेटियां हैं, जी। अब बेटियों को साहस रखना चाहिए, ये सिखाने के लिए कोई जी। अच्छी कविता लिखी जाए, कोई कहानी लिखी जाए। जी। हम ये नहीं चाहते कि आपको जबरदस्ती कोई घुट्टी पिला दे, या हम Yes, आपको sir. जबरदस्ती कोई जी। आदर्श खड़ा करके जी। कहें कि आपको ऐसा बनना है, ऐसा भी नहीं। अपने आप उसको पढ़ करके हमारे मन में एक संवेदना जागृत हो। जैसे ईमानदारी पर एक कहानी पढ़ रहे हैं, हमको लगता है जी। ईमानदार होना चाहिए। हाँ। अगर साहस की कोई कहानी पढ़ रही, हम देखते हैं ना प्रतिवर्ष जी। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी भी साहसी बच्चों को पुरस्कृत Yes, करते जी, हैं। जी। अब आप सोचिए कि अभी तक के जितने साहसी बच्चों को पुरस्कृत किया गया, उनके वो घटनाक्रम ही इकट्ठा कर लें,
और एक किताब बना लें। हाँ। किसी को आग से जलने से बचा रही है एक छोटी Yes, sir. बच्ची, हाँ। पटरी पे कोई बच्चा एकदम से गिर गया है और अचानक एक छोटा बच्चा आकर के उसको खींच के बाहर ले आता है पटरी से बाहर, है ना। कई तालाब में डूबते हुए किसी बच्चे को बचा रहे हैं। तो ये जो साहसिक कारनामे, इनको पढ़ने के बाद क्या होगा, हम भी साहसी बनेंगे, है ना? confidence तो आएगा। नेचुरली ये जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो हम इसी को सामाजिक सरोकार कहते हैं साहित्य जी। का, कि भाई आपको कुछ लाभ मिला उसका, है ना। जी। और ये जो सरोकार होता है ये ऐसा नहीं है कि केवल अपने आसपास के बच्चों के लिए। जी। इन्हें आपको फिर से एक कहानी पे ले जाता हूँ। एक कहानी हम लोगों ने देवपुत्र में छापी थी। जी। तो एक आपके जैसी प्यारी सी बेटी थी, उसका कोई भैया नहीं था, तो बड़ी दुखी होती है। शॉर्ट में बता देता हूँ कि मम्मी से वो कहती है कि माँ मेरा कोई भैया नहीं और मेरी सारी सहेलियां सबको राखी बांधती हैं, जी। मैं किसको राखी बांधूं, मेरा तो कोई भाई नहीं है। माँ उसको कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, जी। तुमको पता है अपने आंगन में ये जो नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, ये नीम का पेड़ हमको क्या क्या देता है? तो कितनी छाया देते हैं। जी। तो बोले राखी के बारे में तुमको क्या पता है? तो बोले राखी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई को जब हम राखी बांधते हैं तो वो संरक्षण देता है Yes, जी। sir. है ना। तो वो कहते हैं कि अरे हाँ, छाया तो ये भी देता है, छाया मतलब संरक्षण देना। जी। आप धूप से परेशान हो रहे होते, छाया देता है। फिर माँ उसको समझाना शुरू करती है कि इतने लीटर ऑक्सीजन देता है। कोरोना में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी आ गई थी, तो नीम का पेड़ ऑक्सीजन देता है। इसकी निम्बोली, इसकी पत्तियां, इसकी छाल, इनसे आयुर्वेदिक इतनी इतनी तरह की दवाइयां बनती, Yes, इतनी sir. बीमारियों का इलाज होता है Yes, है sir. ना। तो वो जब बताना शुरू करती है तो बेटी को लगता है अरे ये नीम का पेड़ तो इतना महत्वपूर्ण है। जी। तो वो कहती है कि माँ मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो भाई की बात कर रही थी और आप नीम के पेड़ की बात करने लगे। तो माँ कहती है कि देखो, एक भाई से तुमको जो कुछ मिलता है वो सब नीम के पेड़ से मिल रहा है ना, सही बात। तो क्या तुम नीम के पेड़ को अपना भाई नहीं बना सकती क्या? वाह। तो कहानी जब समाप्त होती है तो वो बिटिया जो है नीम की डाल पर राखी बांध रही है। वाह। अब उस दृश्य को आप कल्पना करके देखिए कि जब आपके जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो हम में से कोई व्यक्ति ये कह देगा क्या बेवकूफी है, किसी पेड़ को क्या भाई बनाया जा सकता है क्या? लेकिन आज हम पर्यावरण की इतनी बातचीत कर रहे हैं, पेड़ों को कटने नहीं देना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 5 करोड़ पौधे जी। पूरा भारत लगाने का संकल्प sir. ले रहा है। अब ये पौधे लगा रहे हैं, इन पौधों को जिंदा रखना जी। कौन रखेगा? नई पीढ़ी के बच्चे रखेंगे, बात पानी कोई डालेगा, कोई उसके आसपास ट्री गार्ड लगाएगा। जी। तो ये काम हम कब करेंगे? जब उस पौधे के साथ हमारी आत्मीयता होगी। और वो आत्मीयता कैसी होगी? भाई जैसी होगी। हाँ। बिल्कुल सर। बेटियों के लिए भाई जैसी होगी, हाँ। बच्चों के लिए बहन जैसी होगी। जी। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान रख करके, और अगर पेड़ों के साथ उस तरह का आत्मीयता का संबंध बना लें जी। तो ये कहानियां सार्थक हो जाती है। बहुत खूबसूरत सर। कहानी ने तो मतलब दिल जीत लिया। अब सर जैसे कि हमें अपना करियर बनाना हो इस फील्ड में, तो हम कौन सा पाथ चूज कर सकते हैं और इस फील्ड में आ सकते हैं? सिंपल। पात्रों की तो भरमार है। देखो, इस फील्ड में आना है तो अगर कविता लिखना है, Yes, sir. कहानी लिखना है, बाल उपन्यास लिखना है, तो पात्र तो कई प्रकार के लेना पड़ते हैं। जी। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि जो काल्पनिक पात्र होते हैं, जैसे चंद्रकांता संतति एक सीरियल आता था हाँ, पहले, है ना, टीवी पर, या शक्तिमान आप लोग हाँ, देखते हैं, है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, मुकेश खन्ना का सीरियल है। तो इस तरह के सीरियल जब आप देखते हैं तो आपको लगता होगा कि पहले वहाँ कल्पना में बात होती थी कि एक वायरस है और वो जो अंधेरे के पक्षधर है, अंधेरा कायम रहे कहने वाले, वो लोग उस वायरस को बच्चों में फैला देते हैं, बड़ों में फैला देते हैं। और फिर एक सुपर हीरो आता है, वो सुपर हीरो शक्तिमान हो सकता है और कोई छोटा भीम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो सुपर हीरो आकर के उससे मुक्ति दिलाता है। अब पहले हमको लगता था कि वो सब तो कल्पना है, लेकिन कोरोना में हमने देखा कि वो सब वास्तविकता में बदल गया। यस सर। वैसा ही एक वायरस आ गया और उससे लड़ने का काम क्या केवल बड़ों ने किया क्या? बच्चों ने भी किया। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमको आज लगता है कि ये कल्पना है, लेकिन कल को हो सकता है कि वो वास्तविकता हो जाए। वास्तविकता पहले बातचीत होती थी कि मशीनें पानी पिलाएगी, मशीनें खाना खिलाएगी, आज रोबोट बन कर गए। रही हैं, सही बात है सर। आपको बताऊं, साइंस फिक्शन लिखने वाले एक उपन्यासकार ने अमेरिका में जी। चंद्रमा पर पहला यान भेजा जाएगा, ओ। चंद्रयान, ओ। इसको कल्पना में एक चंद्रयान बना करके उस उपन्यास में लिखा। उस उपन्यास के छपने के लगभग 65 साल बाद ओ। विश्व का पहला चंद्रयान बना। वाह। यानी उसने कल्पना पहले से कर ली थी, है ना। और मजेदार बात यह हुई कि जो ओरिजिनल चंद्रयान बनाया वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार,
उस चंद्रयान की विशेषताएं लगभग 90% उस उपन्यास से मैच करती थी। वाह जहां वजन का उल्लेख किया, जहां उसकी कार्यशैली का उल्लेख किया, उसमें फ्यूल कौन सा डलेगा, वो कैसे चंद्रमा तक पहुंचेगा, कैसे कक्षा में चक्कर लगाएगा, कितने दिन वो फोटोग्राफी करेगा, फिर वापस लौटेगा। अभी भारत का चंद्रयान गया, यस सर। जी। हम सब लोगों ने देखा। Yes, sir. तो अब हमको समझ में आ रहा है कि ये जो कल्पना के तत्व होते हैं ये यथार्थ में कैसे बदलते हैं Yes, साहित्य sir. में, है ना। तो मैं भी चाहूंगा कि आप सब भी इतने सारे पात्र, हो सकता है कि आज हमको लगेगा कि ये तो केवल कपोल कल्पना है, Yes, लेकिन sir. कल ये सब चीजें वास्तविकता में बदल जाएगी, ये सोच करके लिखिए। बिल्कुल सर, बहुत ही प्यारा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ज़्यादा। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं सर, बिल्कुल, और बिल्कुल। इस प्रॉमिस के साथ कि अगली बार फिर बैठेंगे, अरे जी, सर बिल्कुल। बिल्कुल, दोनों के बिल्कुल, साथ खूब सारी बिल्कुल। बातचीत होगी। सब बिल्कुल। और हमारे ये जितने जूनियर सिटीजन्स हैं, ये सब नॉलेज की प्राप्ति के लिए आप लोगों की बातचीत सुनते जी हैं, है ना? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप दोनों भले ही अभी निजी जीवन में विद्यार्थी हो, जी लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे टीचर्स का काम कर रही हो। थैंक यू है ना? सर। और इसलिए Thank you so मैं much, sir. बहुत ज्यादा अप्रिशिएट आपके काम को इसलिए कर रहा हूँ, जी। है ना। संजीव भैया को, अरविंद भैया को तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ कि आप सबसे मिलवाया, जी। लेकिन इस काम को लगातार चलते रहने देना। सब बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, और पढ़ाई के अलावा ये सब करते रहेंगे, आनंद के साथ बातचीत करते जी। रहेंगे तो बहुत अच्छा बस, लगेगा। यही चाहिए सर। तो आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ जानने को मिली, हमें पता चला हम बहुत बड़े कलाकार के साथ बैठे हैं और बहुत सारी नई चीज़ें कि कैसे हम साहित्यकार में आ सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम बढ़ते रहेंगे, सर से बात करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए जूनियर सिटीजन के साथ, जैसे सर इस शो को आगे बढ़ा रहे हैं, यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें भी इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।